All right. Good evening, students. I welcome you for another amazing session. बहुत immersing, बहुत important lecture है और इस पे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखो, हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बताया, उनके लास्ट टाइम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बताया, एटॉमिक साइजेस के बारे में बताया कि कैसे वेरी करते हैं ग्रुप्स में, 3D सीरीज में बताया, 4D सीरीज इस तरह से, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का भी मैंने बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के अंदर कि जब 3D से 4D सीरीज में जाते हैं तो उनके साइजेस ऑलमोस्ट सेम क्यों हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, बहुत बार आया। और अब जो है, अब हम जो बात कर रहे हैं और भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सोचना पड़ेगा, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है स्टूडेंट, केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज की, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। तो हमारा जो मेन डिस्कशन है स्टूडेंट्स वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज जो हमारे मेटल आयंस हैं। देखो, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज पढ़ी थी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से हमें क्या दिखता है कि इनकी रिएक्टिविटी किस टाइप की है। देखो, जब कोई कंपाउंड मैं बनाता हूँ सॉलिड में स्टूडेंट्स, तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है या कौन सी कम है, तो उसके ऊपर हमने आपको बताया कि एक आयनाइजेशन एनर्जी का मैंने जिक्र किया। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, देखो कि जब हमने सॉलिड में कंपाउंड्स बनाए थे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जब मैंने कहा कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड इजीली बनने वाले हैं या फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर हमने आपको एक आयनाइजेशन एंथैल्पी की कंसेप्ट बताई थी। क्या बताया था? आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं ये कहूं कि आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मैं कह रहा हूं मेरे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मान लो मैं कह रहा हूं मेरे पास एक निकल है और एक प्लाटिनम है, और ये कंपाउंड बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं, सॉलिड कंपाउंड बना रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि निकल के कंपाउंड है, अगर बताओ कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनने वाले हैं या +4 में बनने वाले हैं, या प्लाटिनम +2 या +4 में बनाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या निकल +2 कंपाउंड बनाने वाला है या +4 बनाने वाला है, या प्लाटिनम +3 या +4 बनाने वाला है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये कंपाउंड बनने वाले हैं या ये बनने वाले हैं। तो हमने ये आपको बेसिक चीज बताई कि अगर मैं 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मुझे देखनी पड़ेगी, कौन सी, फर्स्ट और सेकेंड। अगर आप कहते हो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये M है तो इसका पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 1, और इसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी मैंने रिमूव किया, तो ये कौन सी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी 2। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो उतनी एनर्जी तो मुझे चाहिए ही पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और अगर मैं 4 की बात कर रहा हूं, 4 की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अगर मैं +2 की बात कर रहा हूं, तो आपने कहा सर आयनाइजेशन एनर्जी 1 + IO2 की मुझे जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने कहा कि +4 की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा आयनाइजेशन एनर्जी 3 + आयनाइजेशन एनर्जी 4 को देखिए, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वैल्यू कम होगी वो कंपाउंड बनने वाले हैं सॉलिड में। ये मैं सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूं, मैंने अभी सोल्यूशन की बात नहीं की, एक्वस सोल्यूशन की बात नहीं की। पानी में जब आयन जाएगा तो क्या होगा, वो मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू की बात करूंगा स्टूडेंट। यहाँ पे तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनो ध्यान से, दिमाग लगाना है हर चीज पे, क्वेश्चन बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं कहूं कि एक कंपाउंड है K2PtCl6, ये तो एक बनता है नोन है, ये बनाता है प्लाटिनम। तो इसमें प्लाटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है स्टूडेंट, प्लाटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसके अंदर, ये +1 × 2 है, ये X है, और ये 4 × -1 है, तो X की वैल्यू यहाँ कितनी है, +4। तो यहाँ पर प्लाटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
क्या स्टेट है प्लैटिनम की? 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कंपाउंड में, K2PtCl4 कंपाउंड हमें होता है, लेकिन ऐसा निकल कंपाउंड नहीं बनाता, निकल ऐसा साल्ट नहीं बनाता, डज नॉट फॉर्म साल्ट इन। 4 स्टेट में निकल का साल्ट नहीं बनता, लेकिन प्लैटिनम का बन जाता है। इसका कारण क्या है? यहां पर कारण मैं आयनाइजेशन एनर्जी से बता रहा हूं, आयनाइजेशन एनर्जी से बता रहा हूं। जैसे कि मेरे पास वैल्यूज है, मेरे पास वैल्यू है, मैं मेरे पास जो वैल्यू बुक में दे रखी है वो कह रहा है निकल जो है उसका आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी जो 2 है, निकल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये है 2.49 इंटू 10 पावर 3, ये किलो जूल पर मोल में होती है, इतना आपको भी पता नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है यूनिट हर बार। और प्लैटिनम की कितनी है? 1 और 2 की वैल्यू अगर प्लैटिनम की देखूं तो 2.66 इंटू 10 पावर 3 है। तो देखो कि ये वैल्यू कम है, ये ज्यादा है। 1 और 2 का अगर मैं सम करूं निकल का तो इतनी वैल्यू है किलो जूल पर मोल में। प्लैटिनम के 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए उसका सम इतना है, तो ये वैल्यू ज्यादा है इससे। तो निकल +2 कंपाउंड्स या जो साल्ट है बना रहा फॉर्म करता है, प्लैटिनम से ज्यादा ये फेवरेबल है निकल +2 का साल्ट और कंपाउंड सॉलिड के अंदर। लेकिन अगर मैं निकल की IE3 और IE4 को कंपेयर करूं स्टूडेंट्स प्लैटिनम के साथ, ये आयनाइजेशन एनर्जी 3 और 4 है, तीसरे और चौथे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू की बात करूं तो इनकी वैल्यूज हमारे को दे रखी है 11.29 इंटू 10 पावर 3 और इसकी वैल्यू है 9.36 इंटू 10 पावर 3। यहां पर निकल की +3 और 4 की वैल्यू ज्यादा है, प्लैटिनम की कम है, तो प्लैटिनम +4 में बनाएगा। तो प्लैटिनम के कंपाउंड्स +4 में जो साल्ट है वो बनते हैं और निकल के नहीं बनते, क्योंकि निकल की आयनाइजेशन एनर्जी 3 + 4 ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये जब मैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाऊंगा निकल की, लेकिन इसकी कम पड़ेगी प्लैटिनम की, इसीलिए ही ये वाला कंपाउंड साल्ट प्लैटिनम का बना और निकल का नहीं बना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स की। लेकिन जब मैं किसी चीज को वाटर में डाल देता हूं तो वो सोल्यूशन की केमिस्ट्री होती है, और जब मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की थी तो वो सोल्यूशन के लिए ही होती है। और वहां से हमें पता लग जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जब मैं निकालूंगा स्टूडेंट, तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि ये सोल्यूशन में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल है, कौन सी रिड्यूसिंग है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही तो सारी चीज हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, इसको नोट किया जाए कि आज का जो डिस्कशन है वो किसके ऊपर है स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और मैं कौन सी सीरीज की बात कर रहा हूं? 3D सीरीज के ऊपर मैं सारा डिस्कशन कर रहा हूं। कौन से एलिमेंट्स हैं? स्कैंडियम है, टिटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। आपको पता ही है स्कैंडियम 21 नंबर से स्टार्ट हुआ एटॉमिक नंबर, टिटेनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक पर मैं गया 30, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे आती है लिखनी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। मैं पहले भी कहा था कि इसको याद कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें लिखनी आनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर प्राप्त होते हैं। इस चैप्टर में भी आगे भी आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जब मैं डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो कि जब हमने कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आपने 11th में पढ़ा था बॉर्न हैबर साइकिल। होता क्या है स्टूडेंट कि अगर आपके पास कोई मेटल है, पहले वो सॉलिड में होता है, तो आप इसको एटोमाइज करते हैं, मतलब सॉलिड से गैस में जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? डेल्टा AH एटोमाइजेशन। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, इनको एटोमाइज करना है,
इनको बाहर निकालना है स्टूडेंट, बाहर निकालना है। तो इसको सब्लिमेशन भी कह सकता हूं और एटमाइजेशन भी कह सकता हूं। तो ये मैंने एक टेबल ली है, ये टेबल आपकी किताब की एनसीईआरटी बुक से ली गई है। उसकी फोटो खींच के मैं रख नहीं सकता, तो फिर हमें वैल्यूज पता लगेंगी। एनसीईआरटी किताब के अंदर आपको एक वैल्यूज दे रखी है, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये एटमाइजेशन एनर्जी है। इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जब मैं मेटल्स को एटमाइज करूंगा। सबसे पहला स्टेप क्या आपके पास है, मेटल, तो एटम्स जुड़े हुए हैं, इनको एटमाइज करूंगा, इनमें से एक एलिमेंट, एक एटम को बाहर निकालूंगा, तो मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट। तो डेल्टा एटमाइजेशन ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसमें मुझे एनर्जी देनी पड़ती है। आप देख रहे हैं ये वैल्यू, तो ये इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, इसे बोलते हैं डेल्टा एटमाइजेशन। उसके बाद में क्या करता हूं, ये मेरे पास बन गया, इसको मैं आयनाइज करता हूं स्टूडेंट, M+G। तो इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा आयनाइजेशन। ये H1 है, पहली आयनाइजेशन एनर्जी है, ये भी पॉजिटिव होती है स्टूडेंट, ये भी पॉजिटिव होती है। हमें एनर्जी देनी पड़ती है। एक इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ प्लस ई है, ठीक है, इसको पीछे कर देता हूँ। चलो ये प्लस ई मैंने दिखाया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी यूज हुई है, इसको मैंने क्या बोला, डेल्टा IH1। डेल्टा IH1 ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। अब मैं अगर 2 प्लस आयन की बात कर रहा हूं, अगर मैं जो वैल्यू निकाल रहा हूं, मान लो ऐसी निकाल रहा हूं, आपने देखी है टेबल ऐसे दे रखी है, ये क्या वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा था, मैंने बताया था। M2+ से मैं M में जा रहा हूं, रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल की एक टेबल दे गई है, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। जब मैं 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सारी मेजरमेंट्स करता हूं, तो उन्हें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज कहा जाता है स्टूडेंट्स। वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक में। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला, अब एक और निकालना है स्टूडेंट। अगर मैं M2+ से M की बात कर रहा हूँ, तो अब क्या हुआ, फिर लो एक इलेक्ट्रॉन और बाहर आया, तो इसके लिए मुझे फिर एनर्जी की जरूरत पड़ी, ये भी पॉजिटिव है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका हूं, तो 2 बार मैंने आयनाइजेशन एनर्जी की है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। अब जब ये आयन सोल्यूशन में जाते हैं, वाटर में जाते हैं, तो ये हाइड्रेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रेट हो जाते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल इन्हें सराउंड कर लेते हैं, और अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वाटर और मेटल आयन में होने के कारण एक एनर्जी निकलती है, उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब क्या हुआ, फिर यहाँ पर ये आयन आया और ये वाटर है, और क्या बन गया, M+ एक्वस। ये एक्वस मतलब वाटर के साथ सराउंड हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा हाइड्रेशन। ये लो, इसको भी मैंने स्टैंडर्ड वैल्यूज कर दी। ये वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, तो टोटल एनर्जी चेंज कितनी हुई स्टूडेंट, टोटल कितनी एंथैल्पी चेंज हुई, तो ये सबको ऐड कर दूंगा, तो वो टोटल एंथैल्पी की वैल्यूज आ जाएगी। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो आपके पास पॉजिटिव कौन सी हुई, ये वाली डेल्टा AH पॉजिटिव, और ये डेल्टा I वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी वाली कौन सी है, 1, और डेल्टा IH2 ये पॉजिटिव, और ये वाली नेगेटिव, ये डेल्टा H हाइड्रेशन वाली, इसको ऐसे लिख लो, चलो हाइड्रेशन वाली नेगेटिव। तो इन सब का सम करने के बाद मुझे वैल्यू आती है, जिससे मैं निकालता हूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। तो आपको समझ में आई कि जब मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो ये सारी चेंजेस होंगी, तब जाके वो वैल्यू मुझे मिलेगी स्टूडेंट्स। और आपके बुक में जो टेबल दे रखी है, देखो ये एटमाइजेशन एनर्जी, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड ये हाइड्रेशन एंथैल्पी, और ये फिर मैंने निकाली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। देख रहे हैं माइनस, ये वोल्ट में है, वोल्ट में -1.63 1. ये माइनस माइनस माइनस, लेकिन कॉपर में पॉजिटिव आ गई, कॉपर में पॉजिटिव आ गई। पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ क्या इसमें क्वेश्चन है और क्या हम इससे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इससे हम बहुत कुछ प्रेडिक्ट करेंगे।
अभी मैंने ये बताया कि ये वैल्यू कैसे निकाली गई है। ई नॉट वोल्ट जो मैंने निकाली है स्टूडेंट, ये किसकी निकाली है मैंने, M2 प्लस 2M की। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने कैसे निकाली है, ये निकाली गई है इन सब चीजों के साथ। देखो जो जिनके अंदर एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी आपको मैंने पहले भी बताई थी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जब मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक आपको ग्राफ भी दिखाया था कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कैसे होती है। देख रहे हो आप उनकी वैल्यूज, ये और ये बड़ी बड़ी बड़ी, और यहाँ पे बढ़ रही है, फिर देख रहे हो फिर कम हो रही है, बड़ी कम हुई, क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड करती है कितने जो पार्टिकल्स आपस में कितने स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए हैं, और ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती थी। जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनमें ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स हुई, ज्यादा बॉन्डिंग हुई मेटल मेटल की, मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, तो उनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ गई थी स्टूडेंट्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने देखा था जो मैंने ग्राफ बनाया था, मिडल में मैक्सिमम था ऑलमोस्ट, फिर ये फॉल कर गया था, और जहां पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो गई थी हाफ फील्ड की या कि कंप्लीटली फील्ड की, वहां पर हमने देखा था वैल्यूज चेंज हो गई थी। तो यहाँ पे देख रहे हो जिंक की वैल्यू बहुत कम आ रही है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिंक की बहुत कम आई है, क्वेश्चन भी आ चुका पेपर में। इसका रीजन क्या था, जिंक D10 है, D10 3D10 है, तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके अंदर फिर मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, इसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो हो जाता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कम हो जाती है। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हमने देखी, और आयनाइजेशन एंथैल्पीज के अंदर भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं थे, क्योंकि ये साइज के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट पर भी डिपेंड करती हैं। हमने सारा देखा था कि कैसे साइज जो है वो डिक्रीज कर रहे थे, और फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया था, फिर ऑलमोस्ट सेम हो गए थे, लास्ट में साइज बढ़ गया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो गई। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई रेगुलर ट्रेंड हमें नहीं मिला था आयनाइजेशन एंथैल्पीज में, उसका रीजन भी हमने बताया था। यहाँ भी देखिए ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है, टिटेनियम वेनेडियम क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कम हो रही है, फिर यहाँ बढ़ी है, यहाँ बढ़ी है। तो इस तरह से देख रहे हो कि जैसे साइज कम होते हैं, जब साइज कम होते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए। तो ये फैक्टर्स हमने बताए थे आपको, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। फिर देखी सेकंड में हमने कहा था कि ये 4s और 3d जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने आप को, तो उनके कारण उनके जो ट्रेंड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन s और d की एनर्जी जो है ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन s और d में हो सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो इसलिए इसके अंदर भी इरेगुलर ट्रेंड दिखा था। और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी वो होती है जब ये आयन पानी में चले गए, यहाँ पे वाटर में मैंने डाल दिया तो कितनी एनर्जी निकली है, इन सबको ऐड करके मेरे को ये वैल्यूज मिली। तो इनकी वैल्यू देख रहे हो नेगेटिव है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑलमोस्ट मैच कर रही थी स्टूडेंट्स, मैच कर रही थी इनके अंदर। तो इनमें हमने देखा कि आप ये देख रहे हैं कि ये वैल्यूज जो है स्टूडेंट्स नेगेटिव है, सिवाय कॉपर के, कॉपर को छोड़ के सबकी वैल्यू नेगेटिव है, कॉपर को छोड़ के सबकी वैल्यू नेगेटिव है। तो ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो सबसे पहले आपने ये पॉइंट नोट कर लिया, मैं इसको मिटा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है स्टूडेंट कि वैल्यूज ऑफ, क्या देख रहा हूं मैं, वैल्यूज ऑफ ई नॉट M2 प्लस M आर नेगेटिव एक्सेप्ट कॉपर, एक्सेप्ट कॉपर, एक्सेप्ट मैं लिख रहा हूं ई नॉट कॉपर टू टू। इसका रीजन हमें बताना पड़ेगा, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस स्टूडेंट, इसका क्या रीजन है कि सबकी वैल्यू माइनस है, कॉपर की पॉजिटिव आई है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, एट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी। कॉपर कहां पर है मेरा, ये है मेरा कॉपर स्टूडेंट, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड, और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी है। तो ये कॉपर है हमारा। देखो कि जब इसकी देख रहे हो ये वैल्यू काफी हाई है,
होता क्या है इसके अंदर, कॉपर के अंदर स्टूडेंट, कि इन द केस ऑफ कॉपर द हाई enthalpy of atomization and enthalpy of ionization 1 plus enthalpy of ionization 2 are not compensated by hydration enthalpy of copper, by hydration enthalpy of copper 2 plus ion. तो इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है स्टूडेंट वो कंपनसेट नहीं कर पाती इसकी जो हाई एटमाइजेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसके कारण इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव आई है, बाकी सबकी नेगेटिव आई है। पहला पार्ट तो ये, पहला क्वेश्चन ही ये बन गया इसमें। ये क्वेश्चन पूछ चुका पेपर में कि व्हाई द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कॉपर 2 टू कॉपर इज पॉजिटिव स्टार्ट नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो निकलती है वो कंपनसेट नहीं कर पाती हाई वैल्यू ऑफ एटमाइजेशन और दोनों आयनाइजेशन एंथैल्पीज की कॉपर के केस के अंदर, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू का फिर पहला पॉइंट तो मेरा ये हो ही गया, पहला क्वेश्चन तो ये हो ही गया मेरा कि ये क्वेश्चन आया था पेपर में तो मैंने आपको लिखवा दिया, ये क्वेश्चन पहले ही बन गया। अब ये जो वैल्यूज होती है उनसे हमें दिखता क्या है स्टूडेंट, ये वैल्यूज क्या शो कर रही है, इसको नोट कर लिया आपने। हर क्वेश्चन को नोट करते जाओ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पता लग गया कि कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव क्यों। अब दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि ये हर ऑल अदर एलिमेंट्स ई नॉट वैल्यूज आर नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यूज का मतलब क्या होता है, आपने ऐसे लिखा ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये आप कह रहे हो नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो ये आगे को रिएक्शन होने वाली नहीं है, तो ये वापस जाने वाला है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन करूं तो साइन चेंज हो जाता है। तो जितनी ये वैल्यू ज्यादा होती है उतनी ये वैल्यू आगे को जाने वाली है। जितनी ये वैल्यू मोर नेगेटिव होती है, मोर नेगेटिव अगर वैल्यू है, मोर लेस है क्या सी वैल्यू ई नॉट, अगर ये जितनी ज्यादा कम है, मोर स्टेबल इज M2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, तो ये आयन स्टेबल है पानी के अंदर, वाटर के अंदर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और अगर ये पॉजिटिव है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, फिर ये रिडक्शन हो जाएगी, इसकी रिडक्शन हो जाएगी, तो फिर ये पॉजिटिव वैल्यू है। कॉपर के केस में आपको दिख रहा है कॉपर प्लस 2E, तो कॉपर के केस में आपको दिख रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसकी वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्योंकि इनका अपोजिट पॉजिटिव है। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज। तो अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो ये दे कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आपने जिंक को HCl में डाल दिया तो जिंक तो इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर जिंक ने एसिड को इलेक्ट्रॉन दे दिए, H प्लस को इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो स्टूडेंट क्या होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है। तो इसीलिए जब आप जिंक को HCl में डालते हो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कॉपर का डालोगे तो नहीं निकलेगी। तो इनकी रिड्यूसिंग पावर जो है वो किस पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा स्टूडेंट, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसका मतलब क्या है कि उतनी ही ये मोर नेगेटिव का मतलब है कि ये जितनी ज्यादा मोर नेगेटिव होगी उतना ही आगे को नहीं जाने वाला, पीछे को जाने वाला, तो उतनी ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है, उतनी ये स्टेट इसकी प्लस वाली ज्यादा स्टेबल होने वाली है। तो यहाँ पर बाकी जो है हम कह सकते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं, लेकिन इसकी पावर कितनी है ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, इसके ऊपर हम अब क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब आपको कुछ वैल्यूज हमें दे रखी है, देख रहे हैं भाई क्या क्या हुआ। अब हम अगर ऑब्जर्व करें कॉपर की, तो पॉजिटिव हमें पता लग गई, हमने एक्सप्लेन कर दिया व्हाई द वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव because the enthalpy of atomization and ionization energy is large and hydration enthalpy is not able to compensate.
अब निकल के केस में क्या हुआ है, निकल का केस में देखूं तो निकल के केस में आप देख रहे हो कि वैल्यू है -0.25। यहां पर क्या हुआ है, अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने की किसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज है, कईयों की काफी नेगेटिव वैल्यूज है। अब देखो कि अगर मैं मैंगनीज की देखूं स्टूडेंट, ई नॉट देख रहा हूं मैं, ई नॉट देख रहा हूं मैं कि कहां पर काफी बड़ी माइनस आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर -1.63 है, तो ये इसका मतलब कि टिटेनियम का 2+ स्टेबल है ज्यादा, क्योंकि इसकी वैल्यू ये नेगेटिव है। और यहाँ पे वेनेडियम का -1.18 है, क्रोमियम का देख रहे हैं 0.90 है। तो मैंगनीज के केस में -1.18 है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जिंक के केस में -0.76 है। तो जितनी मैंने बताया कि ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, जितनी वैल्यू कम है तो वो कम आगे को जाने वाला है, उतना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो स्टेबल हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अब ये अगर मैं देखूं कि Mn2+2 Mn की वैल्यू जो है ये मोर नेगेटिव क्यों है, देन मोर नेगेटिव है, और जिंक की भी है मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। तो हमें ई नॉट की Mn2+2 Mn की वैल्यू कहां पर है, Mn2+ Mn की वैल्यू अगर मैं देखूं, इसका मतलब क्या है, Mn2+2 ये एक्वस में ही होती है सारी वैल्यूज। इसकी वैल्यू कितनी आए यहाँ पर -1.18 वोल्ट दे रखी है। अब अगर इनके आंसर ढूंढने के लिए आपको एक सीक्रेट बता दूं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। तो बताओ कि मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जल्दी से बताओ कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज। स्टूडेंट्स कौन सा है, आपको बताया स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज 21, 22, 23, 24, 25 है। इसका एटॉमिक नंबर 25 है, तो क्या है 4s2 3d5 है। तो Mn की है और Mn2+ की क्या होगी 3d5। तो Mn2+ की 3d5 है स्टूडेंट। तो 3d5 तो एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, बोलो 3d5 इज अ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंगनीज 2+ जो है वो 3d5 है, हाफ फील्ड है, तो स्टेबल है। तो इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव है, इसकी वैल्यू लेस है, क्योंकि ये Mn+2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं ये कह सकता हूं कि Mn की टेंडेंसी रहेगी, ये मोर स्टेबल है ड्यू टू हाफ फील्ड, इसीलिए ही इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव है। जितनी ज्यादा नेगेटिव उतनी ये ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कह रहा हूं मैं। अब मैं बाकी को देखूं, जैसे और अगर देखूं तो मैंगनीज 2+ का तो मैंने देख लिया स्टूडेंट की है। और अगर मैं जिंक 2+ देखूं, अब बताओ जिंक 2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिंक की क्या है, जिंक का क्या होता है 4s2 3d10, ये जिंक है, तो जिंक 2+ कितना है 3d10, तो ये भी स्टेबल है 3d10 जिंक स्टेबल है स्टूडेंट, ये फुल्ली फिल्ड हो गया, स्टेबल हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू भी मोर नेगेटिव है, इसलिए जिंक की वैल्यू भी ई नॉट मोर नेगेटिव है। मैं जिंक की बात कर रहा हूं, जिनकी वैल्यू मोर नेगेटिव है। तो मैंने Mn2+2 Mn बताया, Zn2+2 Zn बताया, और अगर मैंने जिंक का बता दिया, मैंगनीज का बता दिया। अब निकल के केस में क्या है, कहाँ है निकल मेरा, ये निकल के केस में देख रहे हैं। अब निकल का क्या आंसर करोगे, निकल में क्या हुआ है, हर चीज पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकल का एक्वस 2+ 2e2 निकल कितना बन रहा है, कहा गया मैंगनीज आयरन कोबाल्ट, तो ये निकल की वैल्यू -0.25 वोल्ट है। अब यहाँ पे देखो कि निकल के केस में ये वैल्यूज कम है, अब निकल की एटॉमाइजेशन एनर्जी भी कम है और ये आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम है, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ माइनस, क्योंकि निकल की
निकल 2 प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी हाई है, एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी हाई है। इसका कारण हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, देख रहे हो -212। तो निकल की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है यहाँ पर, निकल की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है स्टूडेंट, इसके लिए इसकी वैल्यू आप देख रहे हो माइनस में आ रही है निकल की। तो हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ निकल इज द रीजन दैट द ई वैल्यू ऑफ निकल इज नेगेटिव स्टूडेंट। तो यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई हुई है, क्या हुई है? हाई। तो ये भी नोट कर लो। जहां पर हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो हम यूज करेंगे। जहां पर वो फेल हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी को भी चेक करेंगे किसकी ज्यादा है किसकी कम। क्योंकि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज है उसका बॉर्न हैबर साइकिल जो मैंने बनाया उसमें ये मैंने शो कर दिया कि इसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी चाहिए, आयनाइजेशन भी चाहिए, और उसके बाद जब वो पानी में जाएंगे, वाटर में जाएंगे, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलेगी। तो इसीलिए ये वैल्यूज हमने लेके रखी, इनके बाद ही हम इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब उससे हमें दिख रहा है कि निकल के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो लेस नेगेटिव आई है, क्योंकि उसकी हाइड्रोजन एंथैल्पी ज्यादा। तो यहाँ पर ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें रिएक्टिविटी का पता लग रहा है। और अब देखो कि यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज दी है स्टूडेंट वो 2 में दी गई है। तो ट्रेंड तो समझ आ रहा है कि कॉपर की पॉजिटिव थी, उसका आंसर हमने किया। निकल की जो माइनस है उसका हमने बताया कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ये इसकी -2121 है, बहुत ज्यादा है, और इसलिए इसकी वैल्यू जो है लेस नेगेटिव हुई है, नहीं तो इससे ज्यादा नेगेटिव भी हो सकती थी। तो ये हमने बता दिया। मैंगनीज के केस में देख रहे हो बहुत ज्यादा नेगेटिव हुई है, और जिंक के केस में भी ज्यादा नेगेटिव हुई है, क्योंकि इनके D5 और D10 स्टेबल हैं, D5 और D10 स्टेबल हैं। जितनी ज्यादा नेगेटिव है उतना ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, उतना उसका 2+ स्टेट मोर स्टेबल है इन एक्वस सॉल्यूशन। ये हम कह रहे हैं स्टूडेंट, ये कह रहे हैं। तो अगर अब अगर देखो कि अब अगर 3 और 2 की वैल्यू ली जाए तो फिर क्या वैल्यू बनेगी। अब यहाँ पर अगर मैं M3 प्लस एक्वस 2 M3 प्लस 2+ की वैल्यूज को देखो स्टूडेंट, ये भी टेबल की बुक में एक टेबल है उसमें ये वैल्यूज दे रखी हैं। यहाँ पर मेरे पास नहीं मिली मुझे, बुक में आपके ये वैल्यूज हैं। अब देखो कि यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि अगर मैं Mn3+ की बात करूं, Mn2+ एक्वस में स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू हमारे को जो बुक में दे रखी है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mn3 to Mn2+ की, ये +1.5 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि ये इन दोनों में से कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल है, जल्दी से बताओ। ये वाली है, ये वाली। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो ये Mn2+ में जा रहा है और ये वैल्यू पॉजिटिव है E0, तो ये तो जाएगा, ये स्टेबल है ज्यादा, ये ज्यादा स्टेबल है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, हाई पॉजिटिव वैल्यू है। तो Mn2+ की वैल्यू इतनी पॉजिटिव क्यों है स्टूडेंट? इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसकी रिडक्शन हो रही है, इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। अगर इसकी रिडक्शन हो रही है तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। क्या काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो आप कह सकते हो कि Mn3+ जो होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, दे विल बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स। क्या होंगे? दे विल बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स होंगे। तो इसका रीजन क्या बताया आपने? मैंने कहा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कितनी होती है। ये मैंगनीज 3+ की कितनी होगी? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मैंगनीज की मैंने क्या लिखी थी? पहले मैं मैंगनीज की लिखूंगा। मैंगनीज की क्या बताई थी स्टूडेंट? 3d5 4s2। तो मैंगनीज 2+ की क्या है? 3d5। 3d5 तो स्टेबल है, और अगर मैंगनीज 3+ की क्या होगी? ये 3d4 होगी, तो ये तो लेस स्टेबल है। तो बताओ फिर क्या कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल है? +2 ज्यादा स्टेबल है मैंगनीज की, इसलिए ही ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें जाएगा, क्योंकि ये 3d5 है। ये क्या है? हाफ फील्ड 3d5 है स्टूडेंट, और ये कौन सा है? 3d4।
ठीक है, तो देख रहे हैं Mn3 3d4 है, तो फिर क्या करेगा ये, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये हाफ फील्ड हो जाएगा, हाफ फील्ड मोर स्टेबल होता है, तो इसलिए Mn3+ वाले जो होंगे दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो इनके आंसर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से दिए स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, एग्जाम में आने वाले हैं, इनको नोट किया जाए। अब देखो कि स्कैंडियम 3+ से अगर स्कैंडियम 2+ जाऊं स्टूडेंट, तो ये वैल्यू वेरी वेरी लो होती है, मतलब नेगेटिव में आ गई, नेगेटिव में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, स्कैंडियम 3+ एक्वस अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2+ एक्वस में ये वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव है, वेरी लो है, मैं कह रहा हूँ वेरी लो है, नेगेटिव है, तो ये होने वाला नहीं है। अब इसका मतलब ये, इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन देखूं स्कैंडियम की, तो ये क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम क्या होता है 4s2 3d1, तो 3+ में क्या हो जाता है, 3+ में जो होगा ये क्या, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 21, तो ये 3d1 में क्या हो जाएगा, ये 4s0 और 3d0, तो ये क्या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नेबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए स्कैंडियम 3+ मोर स्टेबल है, स्कैंडियम 3+ मोर स्टेबल है, स्कैंडियम 2+ में नहीं जाता, नहीं जाता। तो ये इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत लो है, नेगेटिव है, तो क्योंकि ये 3+ जो है ये स्टेबल स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है, क्योंकि ये 4s0 3d0 हो गया, स्कैंडियम 3+ फिर स्कैंडियम 3, इसीलिए स्कैंडियम में आपको पता है सॉल्यूशन में भी ये 3+ आयंस बनाता है, 3+ आयंस बनाता है, 2+ आयंस में नहीं जाता, क्योंकि ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गई। इसका भी हमें पता लग गया, आप नोट कर लो, ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूं। किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे मैं क्वेश्चन के आंसर निकालता हूं, और भी मैं निकालता हूं, जैसे क्वेश्चन ये आ रहा है कि Fe3+ एक्वस से अगर मैं Fe2+ में जाऊं स्टूडेंट, तो अब इसकी जो वैल्यू फाइंड की गई है वो यहाँ पर Fe3+2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये भी Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो आयरन क्या था, स्कैंडियम टिटेनियम बेरिलियम क्रोमियम मैंगनीज, आयरन का कितना एटॉमिक नंबर निकला यहाँ पर आयरन, तो ये 22 23 24 25 26 26 है, 26 है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 का स्टूडेंट, तो 4s2 3d6 है, तो अगर आयरन को मैं कर दूं 2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई है, बाहर चले गए 3d6 है, और आयरन 3+ क्या है 3d5 है, तो 3+ 3d5 है और ये 3d6 है, तो ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, देख रहे हैं, तो इसीलिए ये भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू भी लो होगी, आयरन की वैल्यू भी लो होगी, तो आयरन 3+2 आयरन 2 ये लो वैल्यूज में आ रहे हैं, कोई बहुत हाई वैल्यूज नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि मैंगनीज 3+ जो है इसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू 3+। मैं अगर मैंगनीज 3+ टू मैंगनीज 2+ की वैल्यू कंपेयर करूं स्टूडेंट्स किसके साथ, Fe3+ एक्वस और Fe2+ से, और क्रोमियम 3+ एक्वस से, क्रोमियम 2+ से, तो बताओ कि इसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव है, क्या है मोर पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये ज्यादा होने वाला है, तो ये तुम्हें पता ही है ये 3d5 है, तो ये मोर स्टेबल है, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। आयरन की तुमने देख ही ली है कि आयरन के केस में क्या हो रहा है कि ये 3d2+ जो है वो 3d6 है, 3d6 है, तो ये चेंज कम होने वाली है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, और मैंगनीज के केस में Mn2+ ज्यादा स्टेबल है, और क्रोमियम के केस में भी अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूं कहां पर है मेरा क्रोमियम स्टूडेंट, ये रहा, तो ये कितना है 21 22 20, क्रोमियम का कितना एटॉमिक नंबर है 24 है,
तो इसका क्या है 4s2 3d4 है। क्रोमियम का 4s2 3d4 है, तो क्रोमियम 3 प्लस क्या होगा स्टूडेंट, क्रोमियम 3 प्लस में 3d3 होगा। और आप याद रखिए कि जब d ऑर्बिटल होते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं, ये हम बताएंगे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ये 3d3 जो है ये 3,2g3 हो जाती है, ये भी स्टेबल होती है, ये भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हो कि मैंगनीज एक इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर मैंगनीज एक 3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन हुई, तो Mn3 प्लस एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन Fe3 प्लस एंड क्रोमियम 3 प्लस। हमने क्या रिजल्ट निकाला स्टूडेंट, अगर हमने कंपेयर करना है स्टूडेंट, तो मैं ये कह सकता हूं कि Mn3 प्लस इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cr3 plus and Fe3 plus। तो क्वेश्चन आपका पेपर का क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया स्टूडेंट। आपको क्या मैंने बताई, छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि कौन कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 D10 और जो D3 होती है स्टूडेंट, इसको मैं T2G3 लिखता हूं, ये नोट कर लो, ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं इनके बेस पे आंसर करने जा रहा हूं इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज के। D5 मोर स्टेबल होगा, D10 मोर स्टेबल होगा, और D3 भी। D3 में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। D में आपको बता दूं, हम नेक्स्ट चैप्टर में करने जा रहे हैं। जो D ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट, ये जो D होते हैं, 5 D ऑर्बिटल्स होते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं T2G, इसको बोलते हैं EG। तो देखो ये 3 वाले हैं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो ये स्टेबल है, तो T2G3 स्टेबल हो जाती है, जैसे कि D5 और D10 जो होती है ये स्टेबल होती है, ये इस तरह से ये स्टेबल होती है। तो ये एग्जाम के काम आने वाली चीज है, इसलिए मैंने बता दी, क्योंकि क्रोमियम के केस में देख रहे हो T2G3 हो गया 3 प्लस, तो वो क्रोमियम 3 प्लस ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि वो T2G3 में 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं, तो ये हाफ फील्ड होता है, ये हाफ फील्ड हो जाता है, ये भी हाफ फील्ड है। ये स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स कहते हैं, इनको स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स कहते हैं। कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, तो इसका हम फिर कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, इस तरह से हम इनके काफी बड़े आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं कि किसकी ज्यादा नेगेटिव है, किसकी पॉजिटिव है, किसकी जो वैल्यू है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आएंगे। ये जो सारा टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि इतनी बात हमें समझ में आ गई कि जिसकी E0 वैल्यू मैं जब कह रहा हूँ, जितनी मोर नेगेटिव है उतना वो कम जाएगा, उतना ही M2 प्लस मोर स्टेबल होगा। एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, उतनी वो स्टेबल हो जाएगी एक्वस सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स। तो 3 प्लस से अगर 2 प्लस में कॉन्फ़िगरेशन D5 हो रही है या D10 हो रही है या कि T2G3 हो रही है, तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, तो वो स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो हमें पता लग जाएगा कौन सा रिड्यूसिंग है और कौन सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसे हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ये इस तरह से रिडॉक्स कपल जो बनते हैं उनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के क्वेश्चन आने वाले हैं, इन्हें बोलते हैं रिडॉक्स कपल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्गर और कौन सा जो है स्ट्रॉन्गर या वीकर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है। तो ये सारी की सारी मैंने जो बातें बताई ये थी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आपने देखा कि मैंगनीज के केस में ये वैल्यू काफी जो है माइनस है, और जिंक के केस में भी। तो हमने यहाँ पर तुम्हें देखा कि ये D10 कॉन्फ़िगरेशन, ये D5 कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, लेकिन हमने ये बताया कि कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन आया था।
तो कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव इसलिए थी क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो कम है, वो कंपनसेट नहीं कर पाती हाई एटमाइजेशन एनर्जी को और हाई उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी को। लेकिन निकल के केस में हमने बताया कि ये वैल्यू देख रहे हो कि निकल के केस में हमने कहा कि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, हाईएस्ट है, तो इसकी वैल्यू भी देख रहे हो कि -0.25 आई है, कोई बहुत हाई नेगेटिव नहीं आई, बहुत हाई नेगेटिव नहीं आई, क्योंकि इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो मैक्सिमम है निकल के केस में, जबकि एटमाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इतनी हाई नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके इनकी वैल्यूज को निकाला जाता है और फिर इनसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं विच इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। और ये चीज याद रखना, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, इसी के बेस पे बहुत सारे आंसर का क्वेश्चन के आंसर पेपर में हो जाएंगे। D5, D10 और D3 जहां होगा तो वो T2G3 मैं लिख देता हूँ, क्योंकि T2G एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल हो जाती है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा जो मेन लेक्चर है वो खत्म हुआ। हमने आज के टॉपिक में मेनली जो बताना था वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ, तो फिर आई गुड नाइट और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट प्रॉपर्टीज, इनके कलर, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें वो काफी क्वेश्चन आने वाले पेपर में। और फिर उसके बाद लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं। तो फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इसको पास ओवर करिए और इनको आप उनको भी भेजिए जो आपके फ्रेंड्स इस साल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि सारी क्लासेस ऑनलाइन हैं और आपको पता ही है कि डिसीजन हो चुका है कि जब तक कि वैक्सीनेशन नहीं आती स्कूल खुल नहीं सकते। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट स्टूडेंट, थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। if you will relax then you will not be able to do well। केमिस्ट्री का एक कंसेप्ट मैं साफ बता दूं, केमिस्ट्री को रट्टाबाजी नहीं कहते, इसे समझना कहते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। तो कंसेप्ट मैंने चेंज कर दी कि आपको सीखना है, लर्न करना है, बेसिक कंसेप्ट को समझना है, उसके बिना मैं आंसर नहीं कर सकता क्वेश्चंस को पेपर में। तो रट्टेबाजी मत करिए, रट्टेबाजी से आंसर नहीं होंगे। और ये मैं हर लेक्चर में आपको बता। ओके, गुड नाइट, मीट यू इन द नेक्स्ट।